डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड में प्लांट इकोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और उसका स्कोप क्या है, नेचर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इनको समझने से पहले, उनको समझने के बाद हम देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी में हम देखते हैं कि फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है इकोलॉजी का कि सभी जीव, चाहे वो जंतु हैं या पौधे हैं, उनका पर्यावरण एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। यानी जीव जो होते हैं उनको, जीव चाहे प्लांट है या एनिमल है, उनको उनका पर्यावरण, जीव पर्यावरण को और पर्यावरण जीव को एक दूसरे के साथ परस्पर दोनों क्रियाशील रहते हैं। और एनिमल पॉपुलेशन हो या प्लांट फ्लोरा हो, वनस्पति पर्यावरण के माध्यम से ही एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर एक्टिव होते हैं, म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं। पर्यावरण जो है वह विभिन्न प्रकार के कारकों का एक जटिल घटक होता है। यानी पर्यावरण में विभिन्न बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपोनेंट्स है और ये परस्पर क्रियाशील भी होते हैं तथा ये एक सीव की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार जीवों में अनेक रूपों में वृद्धि के लिए कुछ जीवों का भी चयन होता है। स्पीशी उसकी संरचना, कार्य, जनन, वृद्धि तथा विकास में आनुवंशिक पूल के संरक्षण द्वारा समरूपता बनाए रखने का हर संभव प्रयास करती है। यानी स्पीशी जो है वो अपने कार्य के द्वारा, जनन के द्वारा, वृद्धि, विकास, इन सब का संरक्षण करने के लिए एक उनमें भी आपस में समरूपता बनाए रखने का प्रयास करती है। और इसी तरह से हालांकि जाति तो इलास्टिक होती है, मतलब लचकदार होती है, फिर भी अपने आप को संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से पर्यावरण के साथ समायोजना करने के लिए ये पर्यावरण से क्रिया करती है। इस प्रकार से परिवर्तनीय पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए एक जाति इकेट्स या इकोटाइट्स के विकास द्वारा अपना अनुकूलन बढ़ा सकती है। केवल पर्यावरण ही जीवों को प्रभावित नहीं करता, जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं अपनी वृद्धि के द्वारा, वितरण के द्वारा और मृत्यु या उनका डिकम्पोजिशन के द्वारा। इस प्रकार से पर्यावरण जीवों की क्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। शेल्फर्ड्स और क्लीमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बायोम की कंसेप्ट दिया था कि जहां सभी पादप और जंतु पर्यावरण पर कोएक्शन एंड रिएक्शन द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इनके मतानुसार समान वातावरणीय परिस्थितियों में एक से अधिक समुदाय विकसित हो जाते हैं। मतलब अगर परिस्थितियां एक सी है तो समुदाय ज्यादा बन जाएंगे और कुछ जो होंगे उसमें तो क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं और अन्य अनुक्रमण की व्यवस्थाओं में होते हैं। इस प्रकार से किसी क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के इस जटिल पार्ट को, जहां पर जंतु और पादप एक कॉमन वातावरण के सहभागी होते हैं, उसको हम बायोम कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऊपर से जो हमने इतनी अवधारणाएं, 5 अवधारणाएं बती, ये जो अवधारणाएं थी ये संरचनात्मक पहलू को ध्यान में रखी थी। इसके साथ संरचनात्मक के साथ क्रियात्मक पहलू की जानकारी भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए नई अवधारणाएं जो है, कुछ बेसिक इकोलॉजी की कुछ बेसिक कंसेप्ट भी दिए गए। इनके अकॉर्डिंग कि सभी जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो एक साथ विचार किया जाता है और इस प्रकार से तो प्रकृति की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल आधारभूत इकाई को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इस प्रकार से पॉपुलेशन या जीव दूसरे जीवों के संदर्भ में एक फंक्शनल पोजीशन होती है, एक अपनी उसको हम इकोलॉजिकल निक कहते हैं। इस प्रकार से जीवों के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इंटरेक्शंस होती है, उनमें क्रियाएं होती रहती हैं और इस प्रकार से जो उनके पैरामीटर या प्ररूप के साथ उनके आवास की पर्टिकुलर पॉपुलेशन की सफलता को निर्धारित करती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्व, एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ऊर्जा क्या है? एक प्रकार की कंडक्टिंग एनर्जी है, चालक एनर्जी होती है। रेडिएंट ऊर्जा स्वकोशियों द्वारा ग्रहण की जाती है और जैसे रेडिएंट सनलाइट को ग्रहण किए जाएंगे, प्रोड्यूसर्स ग्रहण करेंगे और प्रोड्यूसर फूड बनाएंगे और वो फूड ही जो होगा
उस फूड एनर्जी का ही ट्रांसफर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एंड कंज्यूमर से डिकम्पोजर में होता है। इस प्रकार से एनर्जी जो होती है वो एक यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक होती है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक घटक जो होते हैं वो कई प्रकार के बायोकेमिकल साइकिल्स के रूप में भी मिलते हैं और इनके चक्र इन बायोकेमिकल्स जो इस प्रकार से इन बायोकेमिकल साइकिल्स में जो कंपोनेंट्स हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी दर को तंत्र द्वारा नियंत्रित करते हैं। इसमें वाटर जो होता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और रिलीवेंट होता है। जीवों की सफलता जो होती है वो लिमिटिंग फैक्टर द्वारा नियंत्रित होती है कि जीव को किसी आवास में सफल वृद्धि और जनन के लिए पर्यावरण के आवश्यक कारकों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी जीव की सफलता तत्वों की कमी से भी सीमित नहीं होती वरन तत्वों की अधिकता से भी सीमित होती है। इस प्रकार से प्राकृतिक परिस्थितियों में पॉपुलेशन में अनुक्रमण मतलब सक्सेशन भी होता है जो पारिस्थितिक तंत्र में समय के साथ परिवर्तन की क्रमबद्ध एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कम जटिल से अधिक जटिल की ओर चलती है। इस प्रकार से वो जातीय संगठन ही परिवर्तित नहीं होता बल्कि भौतिक पर्यावरण भी परिवर्तित होता है। इसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्थाओं या मानव जनित क्रियाओं में के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का ह्रास हो जाता है। मानव द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का एक्सप्लॉयटेशन, उसकी उत्पादकता का उसकी आवश्यकता के अनुसार चैनलिंग करना, ये सब क्रियाएं होती है। इस प्रकार से ये हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी को पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी क्या है। पारिस्थितिकी का अध्ययन हम 3 दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं। अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज, वर्गीकरण संबंधी उनका ब्रांचेस कौन सी होंगी, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, आवास के आधार पर, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। वर्गीकरण के आधार पर हमने 2 तरह की इकोलॉजी हम पढ़ते हैं, पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी। फिर जंतु पारिस्थितिकी को इनको फिर हम और भी अंदर स्पेशल उसमें पढ़ते हैं। जैसे प्लांट इकोलॉजी में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोबायल इकोलॉजी कहलाएगी। अगर बायोफाइट्स को स्टडी करते हैं तो बायोफाइटा इकोलॉजी कहलाएगी। इसी तरीके से एनिमल इकोलॉजी में इंसेक्ट इकोलॉजी हो गई और जो मैमल्स की इकोलॉजी है वो अलग अलग इस तरह से हम पढ़ते हैं। और बेस्ड ऑन हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, किस प्रकार की परिस्थितियों में पारिस्थितिकी के अंदर आवास के आधार पर, तो जैसे फॉरेस्ट इकोलॉजी, इसमें हम क्या करेंगे, वन पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। ग्रासलैंड इकोलॉजी, इसी तरीके से मराइन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड डेजर्ट इकोलॉजी होती है। तो ये सब हम हैबिटेट के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 2 प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह की इकोलॉजी को स्टडी करेंगे, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में जाति विशेष के किसी एक सदस्य का उसके पर्यावरण के साथ संबंध। ऑटो में सिंगल एक स्पीशी है, उसका किसी एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करेंगे तो वो इंडिविजुअल स्पीशीज कहलाएगी और उस इंडिविजुअल स्पीशी को हम इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कहते हैं या ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी जस्ट इसके अपोजिट हो गया। इसके अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र विशेष में पादप समूह है कोई भी, उसको उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के साथ स्टडी करेंगे तब उसको हम सिन इकोलॉजी कहेंगे। ये कहलाती, ये तो था स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और ये कहलाएगा स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगा। इस प्रकार से इसमें भी हम फर्स्ट पढ़ते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी एक ही जाति के अंदर है ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे हम देखें कि एक ही ग्रुप बन गया जिसमें ए स्पीशी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिंग होती है, सारी स्पीशी ए स्पीशी एक दूसरे के साथ संबंधित है। और इस प्रकार से इस प्रकार की पॉपुलेशन इकोलॉजी में समष्टि के जीव एक ही जाति के जीव जो होते हैं वो अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिंगल स्पीशी। इसी तरह से कम्युनिटीज जो होती हैं, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशी जैसे ABCD स्पीशी हैं वो एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ रिएक्शन कर रही हैं तो हम उसको कम्युनिटी इकोलॉजी कहेंगे। और इसी तरीके से थर्ड पार्ट होता है बायोम इकोलॉजी। और बायोम इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें विभिन्न जीव समुदायों का अलग अलग कम्युनिटीज का अध्ययन करते हैं। यानी एक क्षेत्र के समान जलवायु में रहने वाले जीवों को ही हम बायोम कहते हैं। यानी एक क्षेत्र एक ही है लेकिन वहां पर जितने समूह जीवों के होंगे उनको हम इकोलॉजी को हम बायोम इकोलॉजी कहेंगे।
और इस प्रकार से ये बायोम इकोलॉजी में इस क्षेत्र के अंदर बायोम में कुछ समुदाय क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुंच जाते हैं और कुछ सक्सेशनल स्टेज पर चले जाते हैं। इस प्रकार से बायोम को, इस इकोलॉजी को अंदर बायोम में विभिन्न समुदाय और पर्यावरण के बीच में, एक समुदाय नहीं है, बहुत सारे समुदाय हैं, जैसे ABC समुदाय अलग हो गया, एक XYZ अलग हो गया, PQRS। तो इन सबके, इनका तीनों का अलग अलग कम्युनिटीज का पर्यावरण के साथ संबंध जो स्टडी जो होगी वो बायोम कहलाएगा। इसी प्रकार से अन्य शाखाएं और भी होती हैं। उन शाखाओं में हम देखते हैं फाइटोजियोग्राफी, जियोग्राफी, जीनोलॉजी, प्रोडक्शन इकोलॉजी आदि। इस प्रकार से नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का क्या क्या क्षेत्र होता है? टेलर के अनुसार परिस्थिति के समस्त जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है। प्रकृति में पौधे और जंतु में विविधताएं होती हैं और इस प्रकार से पर्यावरण की परिवर्तनशीलता के साथ परिस्थिति के अध्ययन का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा तो मतलब जैसे जैसे हम प्रकृति के जितने भी पौधे हैं उनकी विविधताओं का उसके पर्यावरण के साथ स्टडी करेंगे तो इकोलॉजी का स्कोप जो होगा वो बढ़ जाएगा। पारिस्थितिकी का मुख्य कार्य सिद्धांतों को निरूपित करना होता है जो प्राकृतिक समुदाय और उसमें घटक कार्य करते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिक सिद्धांतों को के अध्ययन से न सिर्फ प्राकृतिक समुदाय और उनके वातावरण को स्टडी कर रहे हैं बल्कि उन सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कैसे होगा और उनको समझने, पर्यावरण समस्याओं को समझना और फिर उनके का समाधान भी इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार से पर्यावरण के बायोटिक और अबायोटिक घटकों में होने वाली क्षति का आकलन भी का भी हम विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से यथार्थ में पारिस्थितिकी के विज्ञान की अन्य शाखाओं को पृथक करना कठिन होता है और इसके अध्ययन के लिए विज्ञान की अन्य शाखाओं का भी समावेश उसमें आवश्यक होता है। इस प्रकार से स्कोप ऑफ इकोलॉजी के अंतर्गत ये हो गया कि मानव का एक जीव के रूप में अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अन्य विषय भी जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स भी आ जाते हैं। उनके जीव जैसे मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी, इनका भी पारिस्थितिकी में समावेश भी किया जाता है। इस प्रकार से एक प्रकार के इंटरडिसिप्लिनरी सिंथेटिक साइंस होती है। रिलेशन ऑफ इकोलॉजी टू अदर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी में पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की मतलब पारिस्थितिकी को विभिन्न दूसरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से अलग नहीं किया जा सकता। ये इसके अंतर्गत ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम एक केक की कल्पना करें तो केक के अंदर संपूर्ण बेसिक डिवीजन अलग अलग होते हैं। तो अर्थात किसी भी जीव विशेष में वो एक से संबंधित नहीं है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी उसमें आ जाएगी, उसकी फिजियोलॉजी भी आ जाएगी, जेनेटिक्स भी आ जाएगी, इकोलॉजी भी, विकास, ये सब कुछ आ जाएंगे। इस प्रकार से इकोलॉजी के अंतर्गत ये है कि इकोलॉजी के का सभी जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होती हैं उनके साथ इंटर रिलेशनशिप होता है। इस प्रकार से आज हमने इकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी and scope of ecology and relation of ecology to other branching of biology के साथ स्टडी की। थैंक यू।